वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 12 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ और रूल्स ऑफ वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो जिसमें से पहला रूल है, देखिए, अगर विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स या फिर लाइक, ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं यानी कनेक्टिव्स होते हैं, अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं एज ए कनेक्टिंग वर्ड, तो फिर जो वर्ब यूज होगा वो इनसे पहले जो शब्द आया हुआ होगा, यानी इन शब्दों से पहले, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स या फिर लाइक से पहले जो शब्द आया होगा एज ए सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। बात समझ में आ रही है? विद का मतलब होता है साथ, टुगेदर विद का मतलब होता है के साथ, एज वेल एज का मतलब होता है एज साथ ही साथ, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और लाइक का मतलब होता है की तरह। ठीक है, तो इन शब्दों से पहले जो शब्द आया होगा एज ए सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यानी वह साथ ही साथ, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, हैज बॉट दीज मैंगोज, हैज बॉट खरीदा दीज मैंगोज इन आमों को। ठीक है, तो यहां पर देखिए एज वेल एज से पहले जो शब्द आया है एज ए सब्जेक्ट वो है ही, तो ही के अकॉर्डिंग ही वर्ब हैज का यूज हुआ है। हैज किसके लिए यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए। तो यहां पर जो ही है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है हैज, और यहां पर ये सिंगुलर ही है। ही क्या है? ये सिंगुलर है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हैज का यूज किया गया है। रूल आपको समझ में आ रहा है ना? इन शब्दों से पहले विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स या फिर लाइक से पहले जो शब्द आता है एज ए सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो ही एज वेल एज से पहले ही आ रहा था, ही के अकॉर्डिंग हैज का यूज हुआ है, जो कि ये सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट है। अगला सेंटेंस देखिए, नो वन बिसाइड्स योर फादर। नो वन यानी कि कोई नहीं, बिसाइड्स योर फादर तुम्हारे पिता के अतिरिक्त, नोज हिज नेम उसका नाम जानता है, यानी तुम्हारे पिता के अतिरिक्त उसका नाम कोई नहीं जानता है। तो यहां पर देखिए नो वन, बिसाइड्स से पहले क्या आया हुआ है? बिसाइड्स के अतिरिक्त, इससे पहले जो शब्द आया हुआ है नो वन, तो नो वन क्या है? नो वन यानी कोई नहीं, ये इसको काउंट किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो नो वन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब का यूज हुआ है वो नोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी नो वन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो नाउन यूज होता है, सिंगुलर नाउन, वो यूज किया गया है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, द इंस्पेक्टर टुगेदर विद टू पुलिसमैन वॉज किल्ड। द इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर, टुगेदर विद उसके साथ, टू पुलिसमैन यानी दो पुलिसमैन, वॉज किल्ड मारे गए। तो यहां पर देखिए टुगेदर विद से पहले आया हुआ है द इंस्पेक्टर, तो द इंस्पेक्टर किसी एक इंस्पेक्टर की बात हो रही है। ये क्या है? ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो वर्ब यूज किया गया है वो वॉज यूज किया गया है, क्योंकि टुगेदर विद से पहले द इंस्पेक्टर आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला रूल मैं आपको बताता हूं। अगला रूल क्या है? नॉट ओनली बट आल्सो, यानी ना केवल बल्कि भी, इसका मतलब ये होता है, तो अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ड्स हैं, दो या दो से अधिक शब्द हैं, वो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हों, तो उसमें क्या होता है कि जो बाद वाला नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। बात समझ में आ रही है कि अगर दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक वर्ड्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर जुड़े हुए हों, तो जो बाद में जो नाउन आएगा, यानी बाद में जो शब्द आएगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए तब आपको क्लियर होगा। सेंटेंस है, नॉट ओनली द कमांडर, यानी कि ना केवल कमांडर, बट आल्सो द सोल्जर्स, बल्कि सिपाही भी वर किल्ड मारे गए। ठीक है, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़े हुए जो सेंटेंस हैं, यानी कि जो जुड़े हुए नाउन हैं या फिर जो शब्द हैं, द कमांडर और द सोल्जर्स। ठीक है, द कमांडर ये तो पहले आया है, द सोल्जर्स ये बाद में आया है। द सोल्जर्स ये क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। वर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाने वाला हेल्पिंग वर्ब है, जो कि किसमें होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में ही लिखा हुआ था और प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज होता है, तो वर का यूज हो गया। बाद में क्या लिखा है, द सोल्जर्स, उसी के अकॉर्डिंग वर का यूज हुआ है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, नॉट ओनली मुन्ना, ना केवल मुन्ना, बट ऑल्सो मुन्नी, बल्कि मुन्नी भी, वॉज क्राइंग, चिल्ला रही थी, लाउडली, तेजी से। ना केवल मुन्ना बल्कि मुन्नी भी तेजी से चिल्ला रही थी। ठीक है, तो देखिए नॉट ओनली ये रहा मुन्ना पहला वर्ड है, बट ऑल्सो ये रहा मुन्नी दूसरा वर्ड है। तो दूसरे वर्ड यानी दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस वर्ब का यूज किया गया है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर दो या दो से अधिक शब्द नॉट ओनली या फिर बट ऑल्सो से जुड़े हुए हों तो बाद वाला जो नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये जो अगला रूल है इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए सेंटेंस क्या दिया गया है, इफ़ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम, यानी कि अगर वह मेरे पास आएगा आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस हो, जैसे यहाँ पर कंडीशन है मेरे पास आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, कंडीशन बताई जा रही है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो जो इफ़ वाला पार्ट होता है, इफ़ वाला जो क्लॉज होता है वो क्लॉज हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और उसके बाद यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको हम लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बात समझ में आई? तो ये जो इफ़ वाला पार्ट है, इफ़ वाला, इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये करेक्ट नहीं है, इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इफ़ ही कम्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं ना हम, इफ़ ही कम्स टू मी, अगर वह मेरे पास आता है तो आई शैल हेल्प हिम, ये तो रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही। तो ये तो सही है, प्रिंसिपल क्लॉज जो लिखा था वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, अगर वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। इस तरीके से ये सेंटेंस होगा। अगला जो सेंटेंस है, इफ़ यू विल आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछोगे, आई शैल टेल यू, आई शैल टेल आंसर, मैं आंसर बताऊंगा, आई शैल टेल द आंसर, मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो इफ़ वाला पार्ट है, जो इफ़ वाला क्लॉज है उसको हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हो जाएगा इफ़ यू आस्क मी, यानी अगर तुम मुझसे पूछते हो। और दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हम लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, आई शैल, मैं बताऊंगा, टेल दी आंसर, मैं आंसर बताऊंगा। अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं आंसर बताऊंगा। बात समझ में आई? मतलब इफ़ वाला जो क्लॉज है वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा और प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला रूल है ये और भी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। सेंटेंस लिखा है, इफ़ आई वॉज ए बर्ड आई कुड फ्लाई, मैं अगर पक्षी होता आई कुड फ्लाई, मैं उड़ सकता था। इफ़ माई हाउस वॉज नियर द स्कूल, अगर मेरा घर स्कूल के पास होता आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, मैं हमेशा टाइम पर होता। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है, ये जो यहाँ पर वॉज लिखा गया है ये वॉज नहीं रहेगा। कंडीशनल सेंटेंस में यानी शर्त बताने वाले सेंटेंस में अगर जो शर्त बताई जा रही है वो काल्पनिक हो, अवास्तविक हो, यानी कि जो हो ही ना सकता हो, जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ ना हो, यानी कि अनरियल हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो इफ़ वाला क्लॉज होता है, इफ़ वाले क्लॉज में हम वर का यूज़ करते हैं। वर किसका यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं, ऑलवेज वर का यूज़ करते हैं। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मुख्य क्लॉज जो होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं वुड का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये सेंटेंस है, इफ़ आई वॉज ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, तो ये काल्पनिक है ना, अवास्तविक है, अनरियल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पक्षी कैसे हो सकता हूँ, कोई इंसान पक्षी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये तो सिर्फ कल्पना करने वाली बात हुई। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना होगा तो हम ऐसे करेंगे, इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता। बात समझ में आई? इफ़ वाले क्लॉज में वर का यूज हम करेंगे, वाज का यूज नहीं करेंगे, वर का यूज करेंगे। अगर अवास्तविक सेंटेंस दिया गया है तो
इफ वाले क्लॉज में, ठीक है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें हम यूज करेंगे वुड का। किसका यूज करेंगे? वुड का। तो ये हो जाएगा आई वुड फ्लाई, मैं उड़ लेता या फिर मैं उड़ सकता, ठीक है। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है, इफ माई हाउस नियर द स्कूल, अगर मेरा घर स्कूल के नज़दीक होता, तो ये भी काल्पनिक है। मेरा घर जब स्कूल के पास में नहीं है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरा घर स्कूल के नज़दीक होता, तो ये भी काल्पनिक है, अनरियल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा घर स्कूल के पास जब नहीं है तो फिर स्कूल के पास कैसे हो सकता है? तो ये भी कल्पना करने वाली बात है। तो यहाँ पर भी इफ़ वाले क्लॉज के साथ हम यूज़ करेंगे वर का, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य क्लॉज है, उसमें हम यूज़ करेंगे वुड का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इफ़ माई हाउस, अगर मेरा घर, वर लिखेंगे, नियर होता, किसके नियर? द स्कूल, स्कूल के नियर, स्कूल के नज़दीक, ठीक है। तो आई, अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज ऑलरेडी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आई के साथ वुड लगा हुआ है। आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, मैं हमेशा समय पर होता, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के कुछ और रूल्स लेकर। अभी सारे रूल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में और रूल्स कवर करेंगे। तो तब तक आप ढिंचैक इंग्लिश के सारे वीडियोस देखते रहिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके फिर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।